बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। इत्तला यही है और हालात यही बताते हैं कि मौजूदा सियासी मंजरनामा या सियासी बहरान मज़ीद 2 से 3 हफ़्ते जारी रहने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक में एक बड़े जलसे की कॉल दे दी है और इत्तला ये है कि उसके बाद 28 को फिर वोटिंग होगी तहरीक अदम-ए-एतमाद के सिलसिले में, क्योंकि इस बीच OIC का इजलास भी आ रहा है और 23 मार्च की परेड भी आ रही है, तो इसलिए इसको मज़ीद इसमें वक्त लिया गया है। दूसरी जानिब शामिल साहब, ताज़ा ख़बरें ये हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब कुछ ही देर पहले जहांगीर तरीन खान साहब की जो लाहौर में रिहाइश का है वहाँ पहुँचे हैं अपने 4-5 अहम मुतमदीन के साथ, और वहाँ उनकी तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है, जिसमें बाकायदा वो तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमारी ख़बर ये थी कि इस अहम मुलाकात से पहले, इस राब्ते से पहले लंदन में मौजूद एक अहम शख्सियत के जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ते हुए, जिसके बाद तय पाया कि जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हमज़ा शहबाज पहुँचेंगे। एजाज शाह साहब मिले आज काफ़िले की क़यादत से, और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो PTI से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं बलूचिस्तान असम्बली से, वहाँ वो मिले हैं चौधरी बरादरान से। काफ़िले का मुशावरती इजलास भी जारी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज जरदारी इस्लामाबाद में जरदारी साहब से भी मिली है, मिलजुल कर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है। इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब आज उनका भी इशाया है। यही नहीं बल्कि जवाब में प्राइम मिनिस्टर अपनी कोर कमेटी से मिले और अभी कुछ देर पहले GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से भी मिले हैं। तो खुलासा सर ये है, इससे पहले के सवाल उठाएँ कि वज़ीर-ए-आज़म लोअर दीर में क्या कह रहे थे, जलसों से उन्हें क्या मकसूद है, अपोजिशन तहरीक एतमाद के आड़ में क्या चाह रही है, इन बातों पर जवाब करने से पहले ये जो मेल मुलाकातों का मैंने आपको चैप्टर सुनाया, ये कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, दिलचस्प है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो बज़ाहिर तासुर तो ये उभरा है कि खान साहब ने अभी तक जो जलसे किए हैं उनसे उन्हें कामिल यकीन है कि इन जलसों से, इस मोमेंटम से वो हवाओं का रुख भी बदल सकते हैं और अदाओं का भी। ये जो जलसे हैं ना, ये जलसे तो इररिलेवेंट है। कैसे? वो तो कह रहे हैं ही जलसे ही रेलिवेंट है। देखिए, बात ये है कि कोई शख्स ये तो नहीं कह रहा कि खान साहब के तमाम वोटर जो हैं वो हिजरत कर गए, या यूक्रेन चले गए या काबल चले गए हैं। वो सारा अपना सियासी कद काट मनवा रहे हैं। खान साहब, देखिए, खान साहब के वोटर जो हैं यहाँ मौजूद हैं, कहीं भाग के नहीं गए। सियासी हकीकत है वो, एक सियासी हकीकत है ना। उसी तरह की सियासी हकीकत यह है कि उनके मुखालिफ भी यहाँ मौजूद है, और मुखालिफों ने भी कहा कि अगर मुखालिफ जो हैं वो भी जलसे करने की सलाहियत रखते हैं। JUIF ने भी एक कॉल कर दी है, नून लीग भी पर तोड़ रही है, राणा सनाउल्लाह ने भी ऐलान कर दिया। और वो तो जिस दिन वहाँ आपके पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी जो अंसारुल इस्लाम उसके जो कारकुन थे उनको यानी हिरासत में लिया गया, और मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे दी कि JUI के वर्कर्स निकलें बाहर। PDM के लोगों को भी नहीं कहा, उन्होंने कहा, और जगह जगह सड़कें बंद कर दें, ट्रैफिक रोक दें, शाहराहें बंद कर दें। अब पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा हो गया और शाहराहें बंद होने लगी। तो हुकूमत ने को अक्लमंदी का ये काम किया कि उनको सुबह रहा कर दिया, क्योंकि वो रज़ाकार तंजीम तो थी ना, वो मुसल्लह तो नहीं थे, वो तो एक बाकायदा उनके गार्ड थे, उनके पास कोई असला भी नहीं था। यही कहते हैं। अच्छा, फिर नहीं, अब इसका नतीजा वो रहा हो गए। जो MNAs वहाँ बैठे हुए थे, जो कहते थे मैं गिरफ्तार कर लिया, शेख साहब कहते थे नहीं, वो खुद बैठे हुए, उनको भी रहा कर दिया। जब वो रहा कर दिए गए तो गोया पानी छिड़क दिया गया उस सारे मामले पे। मौलाना ने भी कॉल वापस ले ली। तो जो इस वक्त दर्जा हरारत गर्म है, भी फर्क कितना है आप देखें ना, गुज़श्ता इलेक्शन को देख ले आप। PTI जो है इत्तेहादियों के साथ मिलके कोई 9-10-11 वोटों की अक्सरियत बनती है उसकी असेंबली में। तो भाई ये अगर कोई कहता है कि खान साहब जो है उनके हामी मौजूद नहीं हैं, उनके वोटर मौजूद नहीं हैं, तो वह अहमकों की जन्नत में रहता है। खान साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका फैन क्लब है, उसको ज़ोफ पहुंचा होगा, लेकिन अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उन्होंने जब ये पंजाब आए थे ना लाहौर चंद रोज़ पहले, तो एक तो बुज़दार साहब को ना हटाने की उन्होंने तस्दीक की और कहा इस पर कोई बात नहीं हो रही। दूसरी अहम बात उन्होंने ये की थी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब, उस वक्त उन्होंने कहा कि खान साहब चाहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते मैं और लूँ
اور ان کا بھرکس نکالوں جلسوں کے ذریعے، تاکہ وہ اپنا جو پاپولر ان کا مومنٹم ہے، نیریٹو ہے، اس کو بتا سکیں، اس کو اسٹیبلش کر سکیں. اور اس سے مقصود ان کو یہ تھا کہ اس بیچ جو ڈاما ڈول ہیں اتحادی یا کچھ حکومتی جماعت کے رکن، ان کی کوئی مذمت اور مرمت کی جا سکے. یہ ان کا پلان آف ایکشن تھا جو ہمیں سمجھ آیا. مخالفین کا بھرکس نہیں نکلتا ہوتا. کتنی بڑی تحریک چلی بھٹو صاحب کے خلاف، ان کے حامی تو موجود تھے نا، اس کو روک نہیں سکے. اور آج بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اور 77 کے بعد جو الیکشن ہوا 8 سال کے بعد 85 میں، بلکہ اعلان ہوا پھر 88 میں ہو سکا، 88 میں الیکشن ہوا 11 سال کے بعد، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس کے نتیجے میں وزیر اعظم بن گئی. صحیح. ان کی پارٹی تو موجود تھی. دیکھیے کارکن جو ہوتے ہیں یہ کوئی فوجیں نہیں ہوتی جنہیں لڑنا ہوتا ہے، یہ ووٹ دیتے ہیں، یہ پرامن، یہ زمانہ امن کے سپاہی ہیں. تو آپ کے مخالف بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے حامی بھی یہاں موجود ہیں. جب آپ ان کے اندر تصادم کریں گے تب پرابلم ہوگا. اب میرا خیال ہے سر یہ جلسے جلوس اور ایک دوسرے کو چیلنجز جو دیے جا رہے ہیں سیاسی طور پر یہ جلسوں کے ذریعے، ان کی ضرورت بالکل بھی نہیں رہے گی اگر اتحادی آنے والے 2 یا 4 دنوں کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ، ادھر یا ادھر اپنا وزن ان کی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کی چولہے ہل رہی ہیں، اس کو کس لیں، ان میں تیل ویل دے دیں، اور اتحادی اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بات ختم ہوئی. اور کچھ ہمارے دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کی ہی کچھ حلقوں نے یہ کوشش کی ہے کوئی بات چیت بھی کی جا سکے اپوزیشن کے ساتھ. نہیں، وہ تو متضاد اطلاعات ہیں. جلد انتخاب کبھی فواد چودھری صاحب ایک دن کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے، دوسرے دن وہ کہتے ہیں. اچھا، یہ اس کا ایک بڑا باریک نکتہ ہے سر. اس میں وہ اس دن یہ بات کرتے ہیں جب اس سے ایک دن پہلے خان صاحب نے بہت بڑی بڑکیں ماری ہوتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا لوئر دیر کا جلسہ، وہاں تو چھکے جو انہوں نے کرائے، اس کے اگلے دن پھر ٹیمپریچر کم ہوا، اور اسی میں پھر فواد چودھری صاحب ٹویٹ کیا آتا ہے. میں سنانا دوں ذرا آپ کو. سنا دیں، وقت گزر کرنے کے لیے. نہیں سر، بڑا قیمتی معاملہ ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بیانات ہیں سر. کیا جو سنانے لگا آپ تو سنا دیں. ٹھیک ہے سر. جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام. جو باہر بیٹھا ہوا ہے مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو، یا وہ آصف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری، یا وہ چھوٹا شہباز شریف بھی اپنی ٹائی پہن کے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے، میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا. میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا، انہوں نے کہا جی کام پہ ٹانگ رہی ہے. اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں. ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، تیسری طرف ڈرامہ باز شوباز. یہ 3 چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے. یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں؟ NRO. لیکن پھر جب حافظ آباد جلسے میں خان صاحب گئے ہیں تو قدر محتاط بھی رہے. کچھ جذبات جو تھے بڑھاس نکل چکی تھی نا دل کی، تو وہاں تھوڑا سا لہجہ تھا. ویسے اس سے زیادہ ہو کیا سکتا تھا؟ نرم رہا. اچھا، اور کیا کر سکتے؟ اپنے ہی دل کو مار لیا، مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. چلے حافظ آباد کیا کر سکتے؟ دیکھیے حافظ آباد میں کیا فرماتے ہیں. ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے. 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے. فضل الرحمان نے کہا جی بڑا عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا ہے. اس کے بعد شہباز شریف
जरा सुने मजे सुने। जब वो कोई बाहर अच्छा सर, अब ये 2-3 अहम नुक्ते हैं और साथ ही मैं नाज़रीन को बता दूं कि सीनियर तज़कियाकार जनाब सलीम साफ़ी साहब भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। इत्तेहादियों से बिलखुसूस उनकी बड़ी अहम और तवील मुलाकातें हालिया दिनों हुई हैं। अहम हमारा सवाल आज का है भी ये कि इत्तेहादी कहाँ खड़े, उनसे जवाब लेते हैं। लेकिन पहले खान साहब की तकरीर के ऊपर 2 नुक्ते शामी साहब की खिदमत ताकि उनका तजिया जान सके। पहले सर ये बताएँ, ये क्या वाकई वोटों की खरीदो फरोख्त या जो मामला खान साहब को दरपेश है, इसे रोकना रियासती जिम्मेदारी है? रियासत की उन अदारों की जिम्मेदारी है जो कानून नाफिज करते हैं, जो टो लगाते हैं, जो पुलिस है, FIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो तो करे, रिपोर्ट पेश करे, करती होंगे। ये अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है, टमाटर और आलू की कीमत मालूम नहीं करनी थी? चलिए, वो कहते हैं मैंने बनानी है, कौम बनानी है। देखिए, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जी, वो उन्होंने ट्वीट किया है बहुत। मैं अब उनके ट्वीट के चंद अल्फाज आपको सुना देता हूं, आगे बात खत्म करें। आगे फिर साफ़ी साहब से बात करें। फरमाते हैं कि सियासी इख्तलाफात में जिस पूरी तरह इस्लामी अहकाम व अक़दार पे पामाल हो रही हैं, उनका तसव्वुर करके दिल दहलता है। अल्लाह ताला उसके वबाल से बचाए। कुरान करीम में सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाता है, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत ना करो, बदगुमानी ना करो, किसी दूसरे की टो में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना लो। और इख्तलाफ चाहे सियासी हो या नजरियाती, इसे दुश्मनी बनाकर मरने मारने और गालियां देने का तरीका मुआशरे के लिए मोहलक है। तनकीद दलाइल से होती है, भोंडी जुबान से नहीं। कुरान करीम में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के मुकाबले में भी नरम बात करने की तलकीन की गई है। आप अंदाजा लगाइए, खुदारा सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ भाई, फ़िरौन के मुकाबले में अल्लाह अपने पैगंबरों से कह रहा है, भाई नरमी से बात करना। यहाँ क्या तमाशा लगा हुआ है? एक सख्ती से बात, एक नैला है, दूसरा दैला है, फिर दैला है, फिर नैला है। तो ये नैले और दैले हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? ठीक, क्यों जी सलीम साफ़ी साहब, ये क्या करना चाहते हैं? बिलखुसूस ये नुक्ता सबसे पहले फरमाइएगा कि ये जो 27 और 28 मार्च तक मामला चला गया, इससे फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा या अपोजिशन को? देखिए, अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन ज्यादा फायदा उठाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये किया है इमरान खान साहब ने, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा बिल्कुल भारी नजर आ रहा है। और अगर इमरान खान साहब को अपने बचाव की कोई भी उम्मीद या सबील नजर आती तो वो फौरन इजलास बुला लेते, क्योंकि स्पीकर साहब तो बराए नाम स्पीकर है, बाकी तो वो उनके हुक्म के ताबे रहते हैं। लेकिन इजलास को इतना लेट कराना जी, और फिर वोटिंग इतना लेट कराना, ये इस बात का सबूत है कि उनको भी ये यकीन है कि इस वक्त वो अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं। साफ़ी साहब, आपने तो ट्वीट किया है कि 48 घंटों के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। तो कुछ तो हो गए, कुछ होने जा रहे हैं। वो धमाके के कुछ न कुछ बारूद तो आपने देख लिए। माशाल्लाह, आप तो इस वक्त एक जर्नैल की तरह मैदान में हैं। अस्तगफिरुल्लाह जी, हम तो पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं। शामी साहब की मुराद ये थी सहाफती जर्नैल, शोबे सहाफत के जर्नैल। क्यों शामी साहब? बिल्कुल, सहाफत के जर्नैल हूँ तो फिर शामी साहब सहाफत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ऐसे चीफ ऑफ आर्मी पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं आप, माशाल्लाह। मुशर्रफ और जवालक की तरह 10-12 साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। फील्ड मार्शल नाम कहीं उन्हें करार दे दीजिएगा। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह कभी इससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं। तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो फिर नतीजा क्या निकाला आपने? शामी साहब, ये भी आप जैसे उस्तादों ने सिखाया है कि इस तरह की सिचुएशन पे जो प्लेयर्स होते हैं तो उन्हीं से रुजू करना चाहिए और मालूमात की खोज लगानी चाहिए। और ये मामला है भी ऐसा कि इसमें जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने असल पत्ते सिर्फ अपने सीने से लगा के रखे हैं, और जो स्क्रिप्ट है
वो पूरी तरह सेकंड और थर्ड टियर के साथ भी शेयर नहीं की गई है। तो वो जरदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, शहबाज शरीफ साहब है। तो इसीलिए मैं बतौर सहाफ़ी कोशिश करता हूँ, और कल भी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुई, और दूसरे फरीक की भी मैं मसलन इसलिए संजरानी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ क्योंकि वो दूसरे फरीक के वो है, मुख्तलिफ वज़रा से भी मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर उनके मफाद में नहीं देते क्योंकि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती है। तो आपसे मिलने की वजह से नहीं होता। हाँ, तो मैं मजमूई तौर पर नतीजा ये निकाला है कि इमरान खान साहब और उनके टीम के लोग वो हद दर्जा घबराए हुए हैं, और जो अपोजिशन के मेंबरान हैं, एक तो ये है कि वो हद से ज्यादा मुतमईन है, और आपस में भी उनकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक दूसरे पे उनका एतमाद भी है। तो साफी साहब, ये हद से ज्यादा पूरे एतमाद होने की क्या वजह आपको समझ आई? एक तो मेरे ख्याल में उनको अमल से भी वो देख रहे हैं कि पहली मर्तबा टेलीफोन कॉलें वगैरह नहीं आ रही है, और वो जो मुख्तदिर हल्कों की न्यूट्रलिटी का वादा है तो वो पूरे यानी उसकी रूह के मुताबिक निभाया जा रहा है। एक तो उनके इत्मीनान की वजह ये है कि उनको पिछले 3-4 सालों में पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट पूरी न्यूट्रल नजर आ रही है। दूसरा ये है कि उनके साथ तादाद दोनों हवालों से पूरे हैं। मसलन अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं देती तो भी उनके पास पीटीआई से इतने लोग रुजू कर चुके हैं और उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि जो हम जैसे तालिब इल्मों के वहम गुमान में भी नहीं था। और फिर अगर इत्तेहादी भी साथ दे देते हैं तो फिर तो जाहिर है कि उस सूरत में तो फिर उनका मामला और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इत्मीनान की वजह ये है कि एक तरफ एम्पायर न्यूट्रल और दूसरी तरफ उनके पास तादाद पूरी है। तो एक सवाल सर, इत्तेहादी है, यही इत्तेहादी बेचारे तो इनकी तो करवट लेते लेते मेरा ख्याल पसलियां दुखने लग पड़ी होंगी। कभी कबाबे सीख सूरत हम पहलू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। तो वो हमारे प्यारे चौधरी परवेज अली साहब करवट पे करवट ले रहे हैं। अब तक देखें शुजात हुसैन साहब को इस्लामाबाद जाना पड़ गया, मुलाकातें करना पड़ गई, अब भी कर रहे हैं और मजीद। तो आखिर ये किस करवट बैठेंगे? असल में यही है कि वो बेचारे हैरान हैं कि हम किस करवट बैठे। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 4 साल से, और कुछ की तो ये मुद्दत 4 साल से भी ज्यादा है, वो टेलीफोन कॉल पे चलने के आदी हो चुके हैं। और उनका क्लियर कट हमें खलवतों में बताते थे कि भाई हमें तो बस जिस तरफ कहा जाएगा हम उधर चले जाएंगे। तो महीना डेढ़ तो उनका टेलीफोन कॉल के इंतजार में लग गया कि जी हमें कोई लाइन मिल जाएगी। फिर जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने खुद राब्ते शुरू कर दिए कि जी हमें कुछ बताएं कि हम किस तरफ जाएं। वो कहते हैं कि नहीं भाई आप जाने और आपका काम जाने। आपके फोन पर मतलूबा सहूलत मुहैया नहीं की गई, मैसर नहीं है। तो इमरान खान साहब भी एक उसकी कंफ्यूजन और घबराहट की एक वजह ये है कि पहली मर्तबा उनको अपने मामलात खुद हैंडल करने पड़ रहे हैं। और इसी तरह इत्तेहादियों का भी अलमिया ये है कि इस वक्त उनको खुद फैसले करने पड़ रहे हैं। बाज़ औक़ात उनको ये डर लगता है कि अच्छा हम अपोजिशन के साथ बात बना लें और आखिरी वक्त पे कहीं फोन ना आ जाए। फिर वो कहते कहीं ऐसा ना हो हम हुकूमत के साथ बात बना लें और फोन ना आ जाए। फिर उसके साथ साथ वो अपनी सौदेबाजी भी कर रहे हैं। अभी आज़ादी जो है, आज़ादी को यानी अच्छी तरह इस्तेमाल करने का अभी तरीका सीख रहे हैं। हाँ, वो बात कौमें ऐसी होती है कि वो गुलामी की इतनी आदी हो जाती है कि फिर जब उनको कभी आज़ादी मिल जाती है तो उनको आज़ादी के इस्तेमाल कर। लेकिन रुझान खावर घुम्मन साहब ने, साफ़ी साहब आपके लिए एक सवाल भेजा है, प्रोग्राम देख रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद। वो फरमाते हैं कि साफ़ी साहब वैसे इमरान खान साहब आपको कब घबराए हुए नज़र नहीं आए, कभी ऐसा भी हुआ है?
असल में एक तो उनके लिए पहला जवाब तो मुझे ये है कि इसके जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब कब आपको मुतमईन नजर नहीं आए, ठीक, और कब आपने उनकी हर पॉलिसी को कामयाब नहीं कहा। सही। लेकिन आज आप उनके माशी पॉलिसियों को भी कामयाब कहते रहे। आज उन्होंने खुद कह दिया कि जी मैं तो टमाटर और आलू के रेट उसके लिए नहीं आता। तो खान साहब चीख कर अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन गुमन साहब जैसे हमारे कुछ दोस्त उनकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हैं कि वो आज भी उनको मुख्तसर ये बताएं कि आने वाले 2-4 दिनों में इत्तेहादी फैसला कुन पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं, या ये मामला भी 26, 27, 28 तक पेंडिंग रहेगा? आपकी दानिश क्या कहती है? नहीं, मेरे ख्याल में इनके रुझानात कल तक वाज़े हो जाएंगे कि ये किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ज्यादा सस्पेंस जो है ना वो भी मजा नहीं देता। मसलन अगर इतना लंबा सस्पेंस होगा तो उकसा जाएंगे लोग, फिल्म बोर हो जाएगी। कोई तुरप का पत्ता है जी खान साहब के पास भी अभी जिसका इस्तेमाल करके वो काया पलट सकते हैं फौरी तौर पर दस्तयाब दबाव को ज़ाइल करने के लिए? साफी साहब उनके पास तो नहीं है, शायद गुमन साहब जैसे कुछ दोस्त उनके लिए कोई पत्ते अभी भी तलाश कर रहे हैं। तो साफी साहब मुझे जिगर का शेर याद आ रहा है आपके लिए। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताज़ा प्याम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। ठीक। तो साफी साहब वो गुमन साहब ये फरमा रहे हैं मजीद के कल तक जो है ना मामला तय हो जाएंगे, साफी साहब को खबर दिए देते हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए अब हमें तो खबर देनी नहीं है। वो कह रहे हैं कल तक मामला तय हो जाएंगे, साफी साहब को हम ऑन एयर खबर दिए देते हैं। ये गुमन साहब जाने, साफी साहब जाने, दोनों खबर देने वाले हैं, हम तो खबर लेने वाले हैं भाई। जुमला सुन लें साफी साहब का भी। जी साफी साहब। अच्छा नहीं, लेकिन खबर की नोयत क्या होगी ना, सवाल ये भी है। चलें ये तो फिर अब प्रोग्राम के बाद के मामलात हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपसे बाद जो है ना, आपने देखा होगा सर कि हमारे एंकर जो है, कुछ एंकर जिनके पहले बड़ा नाम था, बड़ी शान थी, बड़ी आन थी, बड़ी वो, तो प्रोग्राम तो वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि मजा तो वो नहीं रहा ना। तो खान साहब अगर इससे बच भी जाए तो उसके बाद आपको अंदाजा है कि भाई मजा तो वो नहीं रहेगा ना। अब देखिए उसकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जो उनकी काबीना के अरकान है एमक्यूएम वाले, वो उनसे कितनी बार मिले और जरदारी साहब से कितनी बार मिले? आज भी मिले। वो परवेज इलाही साहब के घर पे उन्होंने हाजिरी दी खुद जी, हालांकि नईमुल हक और उन जैसे लोगों के जनाजों पे नहीं जाते, लेकिन वो वहाँ उनके घर पहुंचे और वो बेचारे चौधरी साहब गाड़ी में लेट के मौलाना फजल रहमान साहब के पास आते हैं। तो उसके बाद अगर हुकूमत रहे भी तो उतनी टर पर वाली हुकूमत नहीं होगी कि सुबह चाहे तो मोहसिन बेग को अंदर कर ले और शाम को चाहे तो शहबाज शरीफ को अंदर कर ले, और वो तरतराहट और वो वाला दबदबा नहीं होगा उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सूरत हाल पर तजिया पेश किया। वो जो इत्तेहादियों की बात कर रहे थे, एक अहम इत्तेहादी, उनके एक अहम रुकन ने एक किसी मुतल्लिका जगह पे फ़ोन करके या राय लेने की, अब गैर मुतल्लिका है, और राय लेने की कोशिश की कि हुजूर देखिए वो भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, आपकी क्या सलाह मशवरा है? तो आगे से किसी अहले इल्म ने कहा कि जो मिजाज यार है, तो अब आप मुतल्लिका है। हाँ बस इतना जुमला का, जो मिजाज तलाक के बाइन हो चुकी, जो मिजाज यार है। ठीक है सर, रजू नहीं हो सकता। नहीं अब रजू हम कर रहे हैं ब्रेक। क्या मुझे एक उस्ताद का शेर याद आ गया, क्या आपके दौर में कहें हुस्न को लोग बेवफा, आपको कुछ खबर भी है, वाह, आपने कुछ सुना भी है, आपने कुछ सुना भी, क्यों खान साहब? ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात करें। ये बहरान मज़ीद 2 से 3 हफ्ते जारी रहने का इम्कान है, क्योंकि 27 को PTI ने डी चौक में जलसे की कॉल दी है, जवाब में JUIFA भी कॉल दे रही है। स्पीच हम देख रहे हैं कि मेल मुलाकातों के सिलसिले बदस्तूर जारी हैं, और इत्तेहादियों के हाथ से अगर कोई फैसला कुन खबर सामने आ गई तो फिर जो पॉलिटिकल हाइप है, ज़ाहिर बात है इसमें वो दमखम नहीं रहेगा, फैसला कुन किरदार इत्तेहादियों का होता साबित हो जाएगा। शामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे पहले एक अगला सवाल मिला।
میں نے میر کا شعر پڑھا تھا نا, ہاں جی, اس پہ کچھ گرا لگائی ہوئی ہے فیض صاحب نے بھی. کیسے؟ تو ہماری ساجدہ جعفر صاحب انہوں نے بھیج دیا. فرمائیے. وہ کہتے ہیں میرے دل میرے مسافر, جی ہاں, ہوا پھر سے حکم صادر, ہاں, کہ وطن بدر و ہم تم ایک گلی گلی صدائیں, ٹھیک, کریں رخ نگر نگر کا, صحیح, کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ پر کا, ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا. سر کوئی نہ چنائیاں, ہمیں دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا, اور تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے, کہ بھائی غم بری بلا ہے. صحیح, ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا, ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اگر ایک بار ہوتا, یہ تو بار بار کا معاملہ ہے. لیکن وہ کیپٹن عمیر صاحب کہہ رہے ہیں جناب, مبشر لقمان صاحب بھی خان صاحب کے خلاف میدان میں کھڑے ہو گئے. بھئی مبشر صاحب جانے, خان صاحب جانے, نہیں یہ کیا بات ہے جی, ہم تو وہ تو حضرت مولانا کے انٹرویو بھی کر رہے ہوں گے. اچھا سر, اور وہ ہمارے جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں, سلیم صاحب کہتے ہیں ہماری پینشن دلوا دیجئے. جناب عمر بندیال صاحب, سر ہم پروگرام میں عطا عمر بندیال صاحب, چیف جسٹس صاحب, ہمارا مقدمہ سن لیجئے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تحریک اعتماد سے اس پروگرام میں. لیکن ان کے ایشو پہ کئی بار بات ہوئی, بار بات کرتے ہیں. وہ جو آپ نے اتنے میسج آتے ہیں یار, میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. وہ بھائی ان کا کوئی نمبر دیتے ہیں ان کو چیف جسٹس کا, وہاں بھیجا کریں یہ میسج. آپ نے وہ ساجدہ جعفر صاحبہ کا ذکر کیا نا, تو اسی صورتحال پہ تابش صاحب نے بھی کچھ کہا, عباس تابش نے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے, خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ اب طے کرنا ہے, یہ اب طے کرنا ہے اتحادیوں نے. سر روح سے کیا کہتے ہیں, کسی کی طرف ہو تو روح سے آئے. ہاں. اچھا سر, اب یہ بتائیے کہ کیا اس بیچ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی نوبت آ سکتی ہے, کیونکہ 2 ہفتے کا ٹائم تو بائی کر لیا گیا نا چاہتے نہ چاہتے, کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھیں, ارلی الیکشن پہ کنسنسس ہو جائے, ای وی ایم مشینوں والا معاملہ نکل جائے, احتساب کا بل نیا آ جائے. خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے حالی موالی تو ایک دن ایک خبر دیتے ہیں, دوسرے دن دوسری خبر دیتے ہیں. وہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں آج کل مسلم لیگ نون والوں کو ڈرا رہے ہیں. کس بات سے؟ وہ کہتے ہیں جو خان اگر اپوزیشن میں آئے گا تو پھر دیکھ کے کیا کرے گا, جینا حرام کر دیں گے. دیکھیں ابھی انہوں نے ویسے کہا بھائی ابھی تو جینا حرام اس وقت ہوگا جب ہم اقتدار میں ہوں گے, اگر جینا ہمارا حرام ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن سر انہوں نے جو ابھی 3-4 جلسے کیے ہیں, اس سے انہوں نے اپنا پولیٹیکل مومنٹم تو اسٹیبلش کر دیا. آگے OIC کا اجلاس آ رہا ہے, وہ انکشاف نہیں ہے. عالم اسلام کی قوتوں کے سامنے وہ مقدمہ رکھیں گے پاکستان کا بھی, اور بتائیں گے کہ وہ کیسی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بھی عالم اسلام کی بھی کن قوتوں سے وہ ٹکرا رہے ہیں. اس سے انہیں ایک پولیٹیکل ایڈوانسز تو ملے گا نا سر. وہ تو وہاں تو ووٹ ہی نہیں پڑتا عالم اسلام میں. وہ تو بات ٹھیک ہے, 2-4 ملک ایسے ہیں جو ووٹ سے واقف ہیں. بہرحال سر پھر بھی وہاں تو آپ کو ایج تو ہوگا نا, آپ ایک مقدمہ پیش کریں گے. بھائی آپ کے 372 جیسے بھٹو صاحب نے بھی کس زمانے میں 342 ہیں, ان میں سے ایک 72 پیدا کرنے ہیں آپ نے. ان مضبوط کر لے, قلعے اپنے مضبوط کریں, اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک. اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں یہ نظریاتی جماعت ہے. کون سی؟ یہ PTI. ہاں بالکل نظریاتی, ایسے نہیں جاتی ہر جماعت نظریاتی جماعت ہے. ہم تو فرید ملک صاحب کو بھی نظریاتی سمجھتے ہیں. ان کا جملہ بھی, ان کا تبصرہ بھی. نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں نظریاتی بن گیا ہوں. پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں ہم نظریے کی جماعت ہیں. چلیے مولانا بھی کہتے ہیں ہم نظریے کی جماعت ہیں. غیر نظریاتی جماعت کون سی ہے یہاں؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ میچ کھیلیں, کرکٹ کی طرح کھیلیں, غصے میں نہ آئیں. فریقین جو ہیں دنگا مشتی نہ کریں. بارہ سر آخری اطلاع یہی اور عرض یہی, اگر آپ اجازت دیں, کہ جو ٹائم بائی کیا نا خان صاحب نے, یہ بہت امپورٹنٹ ان کی موو ہے. دانستہ کیا یا غیر دانستہ کیا, یہ حالات و واقعہ یعنی سول کورٹ کی طرح جیسے مقدمہ, اس کا فائدہ بظاہر ابھی تک خان صاحب کو ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا بھی. چلیے ہو سکتا ہے, دیکھیں ہمیں کیا ہے بھائی. اچھا خان صاحب کا فائدہ ہو جائے. آپ لاہور میں آج جو آتش زدگی کا واقعہ, اچھا لاہور میں ایک پلازہ جو ہے گلبرگ میں, اس میں آگ لگی, 9 گھنٹے 10 گھنٹے تک قابو نہیں پایا جا سکا. وہ مجھے تو لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں, دکاندار, وہ سلیم بھٹی صاحب ہیں ہمارے جو فگر کے بڑے, ان کا بڑا کاروبار تھا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ انتظامیہ نے خود لگائی ہے آگ, یہ یہاں نیا پلازہ بنانا چاہتے تھے, دکانیں خالی کرانا چاہتے تھے, ہمیں دھمکا رہے تھے. ان کو مطالبہ ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے, تہ تک پہنچا جائے اور سراغ لگایا جائے. یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سر یہ دھندا تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں تو, لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر تو وہ دکاندار ہو رہا ہے جو وہاں پہ کرائے پہ رہ رہا ہے, جس نے وہاں پہ ایڈوانس میں رقم دی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو بڑا آگ کا کھیل ہے.
تو پھر تو جو جس نے لگائی اسے جلنا تو چاہیے. بالکل. جاتے جاتے ایک اور خبر جو ہم نے ٹویٹ کی صورت میں بھی شیئر کی تھی کہ بزدار سرکار صاحب کا قلعہ مضبوط ہے. یہ جو خبریں آپ نے سنی تھیں کہ ان کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا, وہ خبریں غلط تھیں. یہ حسان خابر صاحب نے بتایا آپ کو؟ نہیں سر, اور میری تو ان سے ملاقات, راجہ جہانگیر نے, میری ان سے ملاقات ان سے بھی نہیں ہوئی. آپ کا سورس وہی ہے جو ان کا ہے. کن کا؟ حسان خاور کا, راجہ جہانگیر کا. نہیں سر نہیں, یہ مولا رنگلا ہی رکھے جناب. نہیں نہیں, جب تک خان صاحب وزیر اعظم ہیں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ. یار بزدار صاحب جو ہے نا, اہم خام خان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ سر. بزدار صاحب جو ہے سر, ہمیں بیچارے نے کیا بڑے بھلے لگتے ہیں. ایک بریک آ گئی. آپ کی چٹکی تو نہیں لی؟ نہیں سر, ایک بریک بس ختم ہے. ایک تھوڑی گدگدی کر دیتے ہیں اور اللہ خیر. ایک بریک سر, کل باقی بات. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.